अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कैवान और आज यौम दिफा की मुनासबत से 6 सितंबर की मुनासबत से हमने अपने स्टूडियोज़ में इनवाइट किया है, दावत दी है एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को, ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब को। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यौम दिफा का दिन पाकिस्तान में दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से पूरे जोश व जज्बे से मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद वतन अज़ीज़ के उन बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करना है जिन्होंने 1965 की जंग में अपने से 5 गुना बड़ी भारतीय फ़ौज को ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि नाको चने चबवा दिए। जी हाँ, जो भारत से लड़ने के लिए और पाकिस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए फ़ौजी आए थे, उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को तस्लीम किया कि किस तरह 6 सितंबर 1965 के दिन किस तरह मौजज़ात हुए। और ना सिर्फ मौजज़ात बल्कि वो दिन आज भी पाकिस्तान को याद है जिस दिन 6 सितंबर के दिन अयूब खान ने रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए पूरी कौम को एक पैगाम दिया था कि आज 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ चुका है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए कहा कि हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद ये नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जी हाँ, वो कोई मामूली दिन नहीं था, वो ऐसा दिन था जब पूरा पाकिस्तान अपने घरों से बाहर निकल आया कि हम तैयार हैं दुश्मन से लड़ने के लिए और दुश्मन के मकासद को, उनके अज़ाइम को हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे। जिस तरह वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पर कब्ज़ा करे, वो नहीं होने देंगे। कश्मीर का तनाज़ा था जो कि आज भी हल तो नहीं हो सका। खैर, 1965 6 सितंबर के दिन हुआ क्या था, हम एडमिरल रिटायर हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, उन्हीं से पूछेंगे जो उस जंग में जिन्होंने हिस्सा लिया। अपने एक्सपीरियंस से हमें शेयर करें और बताएँ कि सर पाकिस्तान उस वक्त अस्करी एतबार से किस पोजीशन पर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटे, 6 सितंबर को मैंने चूँकि मेरी उम्र इस वक्त 81 साल है और मैंने पाकिस्तान बनते देखा अपने वालिद के साथ। मेरे वालिद जो थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, मेरे ससुर ब्रिगेडियर थे, PA 46 मोहम्मद सईद, जो कि यानी बहुत सीनियर थे। और उसके बाद मेरा भाई जो है ब्रिगेडियर साहब से भी वो सीनियर था, वो फर्स्ट वॉर कोर्स में कर्नल सईद। उसके बाद मेरा बेटा F-16 पायलट। तो मेरे तो यानी कि मैंने तो वो फ़ौज की जिसको कहते हैं दाल रोटी भी खाई हुई है और चीज़ है। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं, मैं कौम को बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि हम पहले, हमारी पहचान क्या है। हम पाकिस्तान के जो फ़ौजी हैं उन दूसरी फ़ौजियों में फ़र्क क्या है। हम चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हम पहले मुसलमान हैं और फिर पाकिस्तानी हैं और फिर फ़ौजी हैं। बेशक। तो ये मेरी पहचान है। मेरी लॉयल्टी पहले मोहम्मद के कुरान के साथ है, फिर आइन के साथ है और फिर फौज के कानून के साथ है। 6 सितंबर को बेटे मैं सुबह, यानी कि मैं नेवी में जा चुका था, एक सब लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट था और मेरी पोस्टिंग जो थी वो पाकिस्तान नेवी के डिस्ट्रॉयर PNS शाहजहां पे थी। उस वक्त हमें, अब आपको बड़ी हैरत होगी कि हमें जंग का, नेवी जैसे इदारों को हमें पता लगा जंग रेडियो पाकिस्तान से। तो सुबह 6 बजे हम जो है, हमारी ड्यूटी थी उस वक्त रन ऑफ कच्छ की लड़ाई हमने लड़ी हुई थी। नेवी जो थी रन ऑफ कच्छ में मसरूफ थी क्योंकि रन कच्छ में हमारी ड्यूटियां थी जून जुलाई की गर्मी में समंदर में। अब हमारी जो ड्यूटी थी उसके बाद ये लगी कि जो गल्फ ऑफ एडन से जो असला लेके जहाज़ आते हैं, हमारे जो सिविलियन जहाज़ आते हैं, उनको एस्कॉर्ट करना ताकि उनमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो गोला बारूद होता है उनकी हिफाजत करना। हाँ, तो हम वो काम कर रहे थे। उसके लिए हम तैयारी करके 6 सितंबर को जब समुद्र से निकल रहे थे तो यकदम आवाज़ आई कि सदरे पाकिस्तान कौम से खिताब करेंगे। हाँ जी। हमारा भी इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, हम सब वहीं रुक गए। तो फिर वो यकदम जो है तराना बजा और फिर वहाँ ये कि मेरे अजीज़ हमवतनों, हाँ जी, आज सुबह हिंदुस्तान ने लाहौर पर हमला कर दिया है। हाँ जी। और जैसे आपने कहा, फिर उन्होंने कहा उनको ये शायद मालूम नहीं कि हमारे दिलों में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के इनके दिलों में वो धड़कता है। बस फिर क्या है, हम में जोश, और हमने कहा ये कर देंगे वो कर देंगे। अब हम सेकंड लेफ्टिनेंट, हमारे यानी जो CEO थे वो फुल कर्नल, असल चीज़ों का था उनको पता होगा जो हुआ भी। खैर हम निकले और हमने, जैसे आप घेराव करते हैं ना इधर, जैसे ये इस दफ्तर का घेराव कर लिया, हमने भी अपने CEO के ऑफिस का घेराव कर लिया क्या व्हाट नेक्स्ट, क्या करें। हाँ।
उन्होंने एक दफ़ा कहा कि भाई हमें इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करने दो, 2 दफ़ा का, 3 दफ़ा, फिर हम शाम को, उन्होंने कहा जो जड़ियाँ छाड़ा मारनियाँ मार लो। सही सही। तो बंद में क्या, अब हम रेडियो भी सुन रहे हैं, तो हम जो है अब तिल मिला रहे हैं, गुस्सा खा रहे हैं कि हम क्या करें। तो अब जो है ये दिन गुजर गया 6 का। फिर 7 को भी जो है हमारे मुंह गल्फ ऑफ एडन की तरफ लड़ाई इधर हो रही है, हमारा मुंह उधर है। तो हमारे जो है अफसर जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा था कि इनको करें क्या। तो सर जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही थी, जब आप तक पता है वाघा पे क्या चल रहा है, हमें तो रेडियो से जो खबर थी, हम तो रेडियो जिसके पास ट्रांजिस्टर वगैरह थे वहां से सुनते थे। फिर शाम को हमें क्या पता चला, रात को जब सुबह उठे 8 को, कि भाई जहाजों का मुंह गल्फ ऑफ एडन की बजाय दूसरी तरफ हो गया, बॉम्बे की तरफ। फिर हमने नारे लगाने शुरू किए। अभी हमें पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन चूंकि आपको पता है, ब्रिगेड साहब भी बैठे हैं कि ब्रिगेड कमांडर को पता होता है, असल बात तो कंपनी कमांडर क्या जाने। तो वो जनाब शाम को हमें पता चला कि अभी सीओ जो हैं वो खिताब करेंगे। हम उसको क्लियर लोड डेक्स कहते हैं, क्योंकि जहाज में मुख्तलिफ तहें होती हैं। हाँ, तो सारे लोग ऊपर आ जाते हैं ताकि हम सीओ का खिताब से। उन्होंने बताया आके, अब ये साइफर की बात हो रही है, तो साइफर से ही ऑर्डर आते हैं कि भाई अब आपने कहाँ जाना है। उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें ऑर्डर वसूल हो गए। हाँ। और हम इंशाल्लाह सोमनाथ पे, द्वारका पे हमला करेंगे। द्वारका पे कहा उन्होंने, क्योंकि द्वारका में जो रेडार स्टेशन है वो इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट आते हैं जो कराची पे हमला करते हैं उनको डायरेक्शन देते हैं। हाँ जी। तो जनाब नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या अली, जो शुरू हो गए हम। उन्होंने हमें काम डाउन किया और कहा अपनी अपनी तैयारी करो, गनों पे जाओ, शेल देखो, मशीनरी चेक करो, फायरिंग चेक करो। वो हो गए। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक, हर एक अपनी ड्यूटी देखा। मेरी ड्यूटी की तरह हर कोई चाहता था कि ऊपर का नज़ारा करे। मेरी लकीली ड्यूटी ब्रिज पे थी। ब्रिज वो जगह होती है जहाँ से कमांड करते हैं जहाज को। तो मेरी ड्यूटी थी वहाँ पे। अब मैं उसी खुशी में हेलमेट मेरी गायब, कोई परवाह ही नहीं के, वरना तो मेरा जो सीओ था उसने मेरी सबसे पहले रेड लगाई कि तुम्हारी हेलमेट किधर है। जैसे ये पुलिस वाले रोक के इनको पूछते हैं हेलमेट किधर है। तो खैर ये पता चला कि जी अब हम बम्बई की तरफ जा रहे हैं। फिर जो है कोई एक थोड़े अरसा गुजरने के बाद जहाज़ों ने बम्बई से टर्न करके 180 डिग्री यानी कि साहिल के इंडिया के पैरेलल हो गए और मुंह तरफ कराची की तरफ हो गया। यानी हम बिल्कुल पैरेलल हो गए इंडिया के। और रात को जब 12 बजे तो सारे हमारे जहाज एक लाइन में PNS बाबर, बदर, खैबर, जहांगीर, टीपू सुल्तान, आलमगीर, शाहजहां एक लाइन में थे। हमारे जो डिस्ट्रॉयर थे उन पे 4.5 इंच की गनें थी और जो बाबर था उस पे 5.25 इंच की गन थी। और हम जो हैं वो ये नहीं है कि हमने कोई 200-400 मीटर से हमला किया हो। हम तो मीलों के हिसाब से होते हैं ना जहाज। लेकिन हमें जो उधर से जो उनके जो 40-60 या जो कोस्टल डिफेंस की बैटरियां थी उनके शोले नज़र आ रहे थे। खैर जो ही 12 बजे तो हमने सब ने जनाब ऑर्डर आया और जो हमारी तोपें ऐसी थी, ये तोपें अब ऐसे आ गई राइट को और धड़ाधड़ ओपन फायर, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर। और कोई चूम के गोलों को कोई लोड कर रहा है, कोई ये मेरा गोला, कोई इस पे ना, कोई या अली, कोई या मदद, और वो गोले तो रहे जनाब। जो ऐसी भरमार थी, ऐसी यानी कि 50-50 गोले हर जहाज से, वो आप जो है एक गन, 2 गन, 4 गन फायर कर रही हैं। वो तो एक यानी कि आप समझ लें कि आप एक ऐसा मंजर था मैंने कभी देखा ही नहीं मुड़ के। उसके बाद जनाब हमने जो लाइन लगा के फिर कराची की तरफ भागे हैं। तो फिर राजेंद्र घोड़ी शूट, एक से दूसरा आगे, चाहे वो कमांडर शाउट करता रहा, ओए अपनी अपनी जगह पे जाओ, हम जो है भाग रहे हैं। मतलब तो जज्बा था, जोश था, और बस मैं यही कह रहा हूँ, ये जोश था और वो बलबला था। क्यों था? अब मैं आपको पॉइंट, यही पॉइंट है इंटरेस्टिंग। बेटे हमने ये मुल्क लिया था, मैं अपने बाप और दादा के साथ हिजरत करके आया। बेशक। जब मैं छोटी ईद जलंधर में की, बड़े बाद में यहाँ आई, जब मैं ब्यास के फाटक पे मिलिट्री के ट्रक में था, तो दोनों तरफ जंगले पे बैठे हुए सिख गेरवे रंग के कपड़े और नंगी करपानों के साथ हमारा मुंह चढ़ा रहे थे, जिन्होंने ये पाकिस्तान बनते देखा
और फिर बाद में मैंने कत्ल की जंग भी लड़ी, वो मैंने सबमरीन कमांडो सबमरीन में ब्रिगेडियर तूर साहब भी कमांडो हैं। मेरी जो कमांडो सबमरीन है अभी भी फोर्ट्रेस स्टेडियम में जो आप 56 खड़ी है, और जो टैंक खड़ा है उसके साथ मेरी वही सबमरीन खड़ी है। 71 की वार में मैंने उसमें जंग लड़ी। तो मेरे लिए 65 की वार वो पाकिस्तान की जंगे बदर थी। माशाल्लाह, मेरे लिए 65 की वार पाकिस्तान की जंगे बदर थी। तो मैं बेटे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने, मेरे बाप ने और मेरे बेटे ने और मेरे भाई ने और मेरी फैमिली ने, हमने अपना हक अदा किया। हम आए थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और यही इसको बचाएगा। मतलब को भूल गए, उस मतलब को हम बेसिकली भूल गए, जिसको दोहराने की बड़ी ज़रूरत है। और आज का ख़ास दिन है कि हम बहैसियत कौम इस चीज़ को समझ जाएं कि ये वाकई हमने जो वतन, ये बहैसियत कौम हमने ये लिया था, हमारे बुज़ुर्गों ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी थी उसके पीछे क्या। सर चविंडा की बात कर लेते हैं, मैं आपसे पूछ लेती हूँ लियाकत साहब, क्या मसाइल थे जो कि 1965 की जंग में हमारी अस्करी क़यादत को भी पेश आए, और कुछ ब्लैंक थे हम टोटल, जैसे कि अयूब खान के एक रेडियो पाकिस्तान, जैसा कि आपने सुना, सर ने भी बताया कि सिर्फ एक अनाउंसमेंट थी और वो पूरी कौम के पास थी और सब ब्लैंक थे कि जी बस हमला कर दिया दुश्मन ने और अब आगे क्या होगा। और वो दुश्मन जो कि स्ट्रॉन्ग था एक्चुअली उस टाइम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाकई दुरुस्त बात है कि 65 की जंग में जो पाकिस्तान फौज की कारकर्दगी थी वो सरमाया इफ्तिखार है आज तक बेशक पाकिस्तानी कौम का। मैं तो उस वक़्त 7वीं 8वीं जमात का स्टूडेंट था। हाँ जी। और हमें वो जो बाटापुर के ऊपर बॉम्बिंग हुई थी उसकी धमाके सुनाई दिए थे। स्कूल को फिर अनाउंसमेंट हो गई कि स्कूल बंद हो गया है, जंग हो गई है, तो आप लोग छुट्टी करें, घरों को जाएं। तो हम आ गए। तो जो 65 की जंग के दिन थे उसमें हम लोग माल रोड पे खड़े होते थे। अच्छा। और गुजरते फ़ौजियों को सिगरेट के पैकेट्स, बिस्किट के डब्बे और रुमाल कढ़ाई किए हुए वो हम देते थे। वो हमने देखा, कॉन्वॉय जाते रहे। लेकिन फिर मैं फ़ौज में आ गया। 65 और 71 के दरमियान की जो जनरेशन जिन्होंने इस अरसे में मैट्रिक और एफएससी किया, उनकी आंखों में सिवाय फ़ौज के और कोई प्रोफेशन ही नहीं जचता था। तो जैसे भी नंबर हों, जैसे भी आप सब फ़ौज में जाना चाहते थे। गवर्नमेंट कॉलेज के 125 लड़के मेरे साथ इंटरव्यू में आए। लाहौर जहाँ अब DSOM है, सर्विसेज क्लब, वहाँ इंटरव्यू हुआ था। तो हम कोई 5-10 के करीब सिलेक्ट हुए। तो देवर एटलीस्ट 100 लॉन्ग फेसेस इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो वो आप देखिए कि क्या जज्बा था उस गैप का जो 65 और 71 के दरमियान है। जंग का वाकई पता नहीं लगा था और भारत ने सरप्राइज़ दिया था। ये उम्मीद नहीं थी कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वहाँ एक जंग आज़ादी जारी थी और उस जंग आज़ादी में पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से मदद थी, जो जिसको हम जिब्राल्टर ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि भारत उसका रिएक्शन इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके करेगा जी। ये हमारी जो उस वक़्त मुल्की क़यादत थी उनको भी ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन 6 सितंबर की सुबह जब बॉर्डर से आए हुए कुछ रेंजर्स वगैरह ने बताया, उससे पहले पंजाब रेजिमेंट की 17 पंजाब की ये स्क्रीन पोजीशंस में थे BRB के पार। स्क्रीन हम कहते हैं कि आपकी पहली डिफेंस लाइन जो होती है, जहां आपने दुश्मन को रोकना भी है, उसको जांचना भी है। अच्छा। और उसको थोड़ा सा कंटेन करना है, कि रोक के रखना है आपने। हाँ, तो ताकि फिर हमारे लोग जो हैं वो आके डिफेंसिव पोजीशन संभाल लें। तो उनसे कांटेक्ट जब हुआ तो पता लगा कि जी भारत ने तो हमला कर दिया है और सामने BRB है, और अगर वो पार कर गए नहर तो फिर क्या होगा, जाएंगे वो काफ़ी डीप जाएंगे। हाँ जी। और वो पूरी कुव्वत के साथ हमला था। हाँ जी। भारत में हमारा तो सामने 2 ब्रिगेड थे और उन्होंने तो पूरी कोर के साथ, कोर प्लस फोर्स के साथ हमला किया। उसके अंदर टैंक्स भी थे, आर्मर भी था। लेकिन आप पाकिस्तान के बुज़ुर्गों की एक बात को सराहना चाहिए कि उन्होंने 1951 में BRB बनाने का, बल्कि 49 में BRB बनाने का ऑर्डर हुआ। 49 में जब भारत ने पानी बंद किया और फिर पानी 1 महीने के बाद जारी किया,
तो उसमें पाकिस्तान ने समझ लिया था कि ये पानी का जो कज़िया है इसके लिए हमें एक ऐसी कनाल बनानी पड़ेगी जो भारत से आने वाले हेडवर्क से जो पानी आ रहा है वो रोक देंगे और हमें सुलेमान की हेडवर्क्स को फीड करना पड़ेगा। तो BRB की अलाइनमेंट आप देखिए, उनकी विज़न को सराहिए कि वो 51 की बनी हुई BRB 65 में पाकिस्तान फ़ौज का पहला ऑब्स्टिकल साबित हुई जी। और उसकी वजह से हमें कामयाबी हुई कि हमने उनको रोक लिया। BRB पार करने नहीं दी अजीज़ भट्टी ने और शफकत बलोच ने जी। उसके बाद वो आगे आ गए थे तो लाहौर में सेक्टर में काउंटर अटैक किया गया। रावी साइफन के पास से फ़ौज ने क्रॉस किया और ब्रिगेडियर कयूम शेर की क़यादत में काउंटर अटैक किया वाघा रोड की तरफ, और ऐसा ज़बरदस्त काउंटर अटैक किया कि इंडियन मेजर जनरल नरेंजन प्रसाद को अपनी जीप छोड़कर गन्ने के खेत में छुपना पड़ा था। हाँ जी। और वो काउंटर अटैक बहुत सक्सेसफुल हुआ और भारतीय काफ़ी लोग उनके पकड़े भी गए, वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। और ये काउंटर अटैक रावी साइफन से चलता हुआ जलो तक आ गया, यानी वाघा रोड तक आ गया। दूसरी तरफ सियालकोट में जो हुआ वहाँ पर आर्मर्ड डिवीज़न के साथ भारतीय फ़ौज ने हमला किया और थोड़ा सा वहाँ भी परसेप्चुअल इम्बैलेंस हुआ कि इनका ख्याल था कि जस्सड़ पे उनका मेन अटैक आएगा। तो जस्सड़ की तरफ जो अब्दुल अली मलिक साहब का ब्रिगेड था वो सियालकोट से जस्सड़ जा रहा था। रात को पता लगा कि जस्सड़ पे जो अटैक है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ आर्मर इतना नहीं है, तो वो तो एक फेंट अटैक लगता है। और इतनी तेज़ी से डिसीजन लिया गया कि फ़ौरन उन्होंने ये समझ लिया ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक ने कि ये एक फेंट है, ये मेन अटैक नहीं है, और उन्होंने अपने ब्रिगेड को वापस भेजा सियालकोट। उसके लिए एक रोड थी और उस पर डबल वे ट्रैफिक भी नहीं चल सकता था, तो तमाम जसड़ जाने वाले ट्रैफिक को सड़क से उतार दिया गया और ये ब्रिगेड वापस पहुंचा। सुबह 8 बजे तक तो पहुंच के पूरे ब्रिगेड ने पहुंचना था। हाँ जी। लेकिन लीडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट लाइट पे पहुंच चुके थे और वहाँ फिर वो दूसरा मौजज़ा हुआ। वहाँ पर भी उनके ब्रिगेड कमांडर को भागना पड़ा और एक उसकी गाड़ी से बल्कि एक टैंक से उनका पूरा अटैक प्लान मिल गया। हाँ जी। वो जो हाथी डिवीज़न है उनकी। और जब 25 कितने मकामात पर जो है दुश्मन के हमारी 25 कैवलरी रेजिमेंट ने, सर इस पे भी हम बात कर लेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ हमें जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात वही 6 सितंबर 1965 के हवाले से कि किस तरह से हमने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया, उनके अज़ाइम को इस हद तक नाकाम बना दिया कि उनको नाको चने चबवा कर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसे हुआ कैसे? जावेद इकबाल साहब, आप ही से मैं पूछ लेती हूँ कि किस तरह से अज़ाइम को नाकाम बनाया? जी, ब्रिगेड साहब भी बैठे हैं, आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं नेवी को। 65 का सेहरा अगर किसी के सर पे जाता है तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स है। True. ना ब्रिगेड साहब की फौज ना मेरी फौज। अगर 65 हम जीते हैं और इंडिया को नाकों चने चबवाए हैं तो वो जो है उस PAF पे जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसकी ट्रेनिंग एयर मार्शल असगर खान ने की और जिसको एयर मार्शल नूर खान ने नहायत प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल किया। हाँ जी। और उन बहादुरों के नाम आप देखें, MM आलम जैसे, हाँ जी। सरफराज रफीकी जैसे, सिसिल चौधरी जी, सिसिल चौधरी जैसे हाँ क्या हमें, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि हमने उनकी कदर नहीं की। तो मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान को बचाने का सेहरा किसी एक पे जाता है तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स है। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथी हैं, मेरे कोलीग हैं, मैं जूनियर हूं उनसे। अब मैं बताऊं कि यानी कि हमारे पास F-104 होते थे जिसकी के वो बैरियर ब्रेक करते थे,
तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज F-104 अमृतसर पे जाके तो वो जो है साउंड बैरियर क्रॉस करके उनसे हिला देते थे उनको। मैं आपको बताऊं कि इस कौम ने जी असल में अपने जो हम जिस काम के लिए आए थे, हमने वो काम भुला के क्रिकेट में फंस गए। हमने जिस काम के लिए बनाया था ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उस मतलब उसको को भूल गए। लियाकत साहब, जो चविंडा के मकाम पर भारत को शिकस्त दी थी उसके हवाले से प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं यही कह रहा था कि वो ब्रिगेड जब वापस आया तो जो कमांडर थे उन्होंने कर्नल नासिर को बुलाया जो 25 कैवलरी के सीओ थे और उनसे कहा कि बोलो क्या सिचुएशन है, और उन्होंने बताया कि सर दुश्मन चविंडा, गढ़गोर और फिलौरा पे काबिज हो चुका है। अच्छा। और उसके सामने कुछ नहीं है सिवाय हमारी एक 2 इन्फेंट्री पलटने हैं और 13 FF रैकी एंड सपोर्ट रेजिमेंट है जिसने उनको मैनेज किया हुआ है, जहां टैंकों की कहा जाता है सबसे बड़ी जंग हुई थी। जी। तो 25 कैवलरी को कहा गया कि कितने टैंक पहुंचे हैं तुम्हारे जसड़ से यहाँ तक। उसने कहा सर कि तकरीबन 30। अच्छा। 2 स्क्वाड्रन मुश्किल से हो जाएंगे। तो कमांडर ने कहा कि ओके, लाइन अप ऑन वाइड फ्रंट्स एंड अटैक। ओके। अब ये अटैक बहुत बड़े फ्रंट के ऊपर किया गया और 25 कैवलरी के टैंकों ने जब एडवांस किया तो दुश्मन ये समझा कि ये तो कोई बहुत बड़ी टैंक फोर्स है, इसके पीछे कम से कम 1-2 ब्रिगेड होंगे जो हम पर हमला आवर हो रहे हैं, और कुछ उनके टैंक हिट हुए तो वहाँ राउट हो गया, क्योंकि उनको कुछ अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान आर्मर्ड डिवीज़न कहाँ है। हाँ, कि मतलब क्या उनकी इंटेलिजेंस को पता नहीं था। और इस अटैक के सामने वो मुंह मोड़ के भागे पीछे की तरफ, तो उनके पीछे जो फोर्सेस आ रही थीं उन्होंने समझा कि पाकिस्तान आर्मर्ड डिवीज़न ने अटैक कर दिया। सही। और वो उस भगदड़ में एक ब्रिगेड कमांडर पूरा अपना बैटल प्लान टैंक में छोड़ के भाग गया और वो बैटल प्लान पाकिस्तान को मिल गया। मज़े की बात यह है कि जब गढ़गोर को वापस ले लिया तो वहाँ टैंक के 25 कैवलरी के जो उस वक़्त ऑफिसर्स थे और जो ब्रिगेड के स्टाफ ऑफिसर्स थे, उनका ख्याल था कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है कि उनका प्लान, तो अब कमांडर शाबाश देगा और कहेगा कि ओके, टेक डिफेंसिव पोजीशन और वेट फॉर दी फर्दर फोर्सेस टू कम। तो उसने पूछा कि हाँ जी अब बताइए। उन्होंने कहा सर ऑब्जेक्टिव ले लिया। और नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? ही सेड अगेन लाइन अप एंड अगेन अटैक। नाउ दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, बिकॉज जब उन्होंने दोबारा अटैक किया तो इंडियन आर्मी कंप्लीटली अपना वो जो उनकी विल पावर थी टू स्टे वो ख़त्म हो गई। सही। और वो अटैक जो उनका पूरा प्लान जो था वो बेबस हो गया, वो पैरालाइज हो गए मेंटली, और पीछे जाके उन्होंने पोजीशंस ले ली और दोबारा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हालांकि हकीकत ये है कि उस वक़्त अगर वो हमला करते, उनके पास इतनी फोर्स थी कि उन्होंने सिर्फ जफरवाल सियालकोट रोड को क्रॉस करके राइट टर्न करना था और वो सियालकोट के पीछे बाईपास करते हुए जीटी रोड तक पहुंच जाते। तो ये मोजज़ात हुए। ये मोजज़ात इसलिए हुए कि फ़ौज वेल ट्रेंड थी। दोनों, लाहौर का काउंटर अटैक मास्टरपीस ऑपरेशन, और जो सियालकोट में जो अब्दुल अली मलिक की ब्रिगेड ने किया उसको आप रेकलेसनेस कह सकते हैं, बट देन इन वॉर इट पेड। जंग में तो फिर देखिए रिसोर्सेज कम होते हैं, उसने रिस्क लिया, वो रिस्क कामयाब हो गया और भारतीय फ़ौज को पसपा होना पड़ा। दोबारा उन्होंने हमले की हिम्मत नहीं की। बिल्कुल ठीक है सर। बेटे इसमें सर आप ये बता रहे हैं, एक ऐड कर दूं, जिन्होंने जैसे आपने बताया है कि वो फ्रंट फुट पे नहीं, जैसे उकाब होते हैं ना कि लपक कर झपटना पलट कर तो लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये देखिए कि वो मेजर अहमद जो थे वो और लोग बगे टैंकों में जल गए, और फिर भी वो मुंह की लगाए दुश्मन की तरफ। तो बेटे अगर आज उसके मुजस्समे, आज उन शहीदों के को मुजस्समे तोड़ेगा तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे।
अगर आज मेरे हीरो, आज वो मेरे साथ के मेरा टर्मेट मेजर अकरम निशाने हैदर, अगर कर्नल शेर खान जो मेरा बेटा, मेरा हीरो है, अगर उसका कोई मुजस्समा तोड़ेगा तो मैं चाहे खान हो या उसका बाप हो, मैं उसके आगे खड़ा हूं। अब जब सर तक आप ये कह रहे थे कि उस वक्त में हमारे पास सिर्फ एक सोर्स था इन्फॉर्मेशन का, वो रेडियो पाकिस्तान था, उस पे नूरजहां की भी बात कर लेते हैं जी। और हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। और लेकिन सर रेडियो पाकिस्तान पे आप लोगों ने नूरजहां के नगमे भी सुने होंगे। मैं लाइटर नोट में भी बात करना चाह रही हूँ कि किस तरह हमारे कंट्रीब्यूशन थी, नौजवानों के लहू को गरमाया, कंट्रीब्यूशन थी। ये मैं बताता हूँ, मोइन अख्तर मरहूम चला गया, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ आवाज़ें निकाला करता था आके अपने। अभी हमें कभी ब्रेक मिलती तो इनके शो, मैं कहता हूँ कि उनके जज्बों ने उन्होंने अपना हक अदा कर दिया, आर्टिस्ट ने। यानी उन्होंने जो कुछ दे सकते थे मादरे वतन पे कुर्बान कर दिया। और अब अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को बजाय वो कि मोहम्मद बिन कासिम बनाएं, बजाय ये कि हम अकाब के शहीन बनाए, जज्बा बहुत था सर। ब्रिगेडियर कयूम शेर का देखिए कि अटैक जब उसका गया तो ब्रिगेडियर साहब अपनी जीप में झंडा और स्टार प्लेट लगी हुई उसमें पीछे जा रहे थे, और जब आगे ऐसी ज़मीन आई जिसमें जीप नहीं जा सकती थी तो वो उतर गए, स्टिक इन हैंड। ही वॉज फॉलोइंग हिज ट्रूप्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट लाइन फॉरवर्ड कंपनीज के साथ थे, हाथ में वो स्टिक थी और वो जवानों को गाइड कर रहे थे कि उधर फायर करो, इधर फायर करो, इधर चार्ज करो। ब्रिगेडियर साहब आपकी बात बड़ी होती है। ये मेरा हीरो कर्नल शेर खान, वो एक इंडिया का ब्रिगेडियर बाजवा कह रहा है कि ये जिसने पहना हुआ है ये कपड़े जो पहने हुए हैं, ड्रेस सूट, उसको यार उसकी जेब में लिखता है कि खुदा के वास्ते इसके बहादुरी का कुछ दे रहा है। मैं अपने कौम के बच्चों को और अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी क्रिब नहीं किया। आज मेरी कौम से दरखास्त है या मेरा ये जो है मुतालबा है कि खुदा के वास्ते शहीदों के खून का मजाक ना उड़ाओ। हमारे जो है हमने कुर्बानियां दी, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं। मैं मीडिया से और अदलिया से और काले कोट और काली टाई से कहूँगा। चले हम 6 सितंबर पे कन्फाइन करते हैं। एक नहीं, एक बहुत सारे वाक़यात का तसलसल है जो 6 सितंबर की जंग में नज़र आते हैं। लाहौर शाहजपुर के तो महाज की बातें हो गई, आप उधर की बात करें खोखरा पार की, आप मोनाबाव साइड की, जैसलमेर के ऊपर 1200 मुरब्बा मील पे फौज ने कब्जा किया, अपने से 5 गुना बड़ी फौज के सामने। वो भी तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये लोग कहते हैं कि अगर परसों 5-12 हमारे फौजी शहीद हुए हैं तो ये उसी की कंटिन्यूटी है। सर कितनी आप दोस्त थी 6 सितंबर को जितनी तबाह की हमने दुश्मन की? मैं आपको बताऊं कि दुश्मन की ना सिर्फ फौज, हमसे उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी था। लेकिन मैं हमारे जो एडमिरल नियाजी साहब थे उस वक्त कमांडर थे, हमारे पास पाकिस्तान के पास एक सबमरीन थी गाजी जो अमेरिका से आई थी, और वो भी अमेरिका ने हमें धोखा दिया था। अच्छा, यानी कि उस गाजी ने जो हमें टॉर्पीडो दिए थे वो काम ही नहीं करते थे। लेकिन बड़े इंकशाफ हो रहे हैं मैं आपको देखिए हमारे हीरो जो है, हमारे हीरो 71 के एडमिरल अहमद तस्नीम जिन्होंने वो जहाज गर्क किया कुकरी, यानी आप देख लें INS कुकरी और 65 बाद में मसलन ये जहां आप बैठी हैं बम्बे हैं, ये कराची है। तो हमारे जो एडमिरल नियाजी थे उस वक्त कमांडर थे, पाकिस्तान नेवी सबमरीन गाजी थी जो कि बाद में 71 में जो उधर मद्रास में जो माइन ले करने गई तो वहाँ उस हादसे का शिकार हो गई। वो जो है बम्बे और द्वारका के दरमियान थी। उस डर के मारे बम्बे का स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, हमें उन्होंने मारना तो क्या था, कोई जहाज बाहर नहीं निकला। आप देखिए कि एक सबमरीन जो है वो जाके उधर उसने जुर्रत की और वहां पे पोजीशन किया, और हम जो हैं बिल्कुल द्वारका पे ऐसे जैसे शालामार बाग में फिर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताऊं बेटे कि ये है असल जो कौम है, मोहम्मद की कौम जो है, अगर हमने की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं।
ये जहां चीज है क्या लौहो कलम, हमने अगर ये रास्ता छोड़ दिया तो फिर हमारा कुछ नहीं बचेगा। मैं 6 सितंबर को मैं सलाम करता हूं, मैं कहता हूं कि रेडियो पाकिस्तान ने और उन आर्टिस्ट ने ये पुत्र हटाते नहीं लिख दे। बेशक, क्या सलाम करूं बेटे, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि जिस तरह इन आर्टिस्ट ने, यानी कि उधर अंधेरा होता था, उधर जो है आपकी देख लें कि बत्तियां और ये दिन रात को ये गिरते पड़ते आके स्टूडियो में पहुंच के और गाने गाते थे। तो मैं सलाम करता हूं, मैं उस जज्बे को, उस वक्त के सिविलियन को, लोगों ने घर से भेज के, किसी ने रोटियां बना रहा है, कोई पराठे बना रहा है, कोई, आप मैं बताऊं कि वो माएँ, वो बहनें, तो क्या हमने इसलिए ये कुर्बानियां दी थी कि हमारे उन शहीदों के MM आलम, आप देखें, ओ खुदा का खौफ करो, 1 मिनट में दुनिया में 1 मिनट में 5 जहाज गिराए, उसका हशर क्या किया हमने। और बच्चों, खुदा के लिए आप ये क्रिकेट को और उसको भूल जाओ और खेलो, और भी लोग दुनिया में खेलते हैं, लेकिन खुदा के लिए मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपनी पहचान नहीं बदलो, अपना जो है, देखें हम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत बासलाहियत कौम है, हमारे हर सेगमेंट जो है वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, लेकिन अगर आप अपना मयार ही सिर्फ क्रिकेट पे ले आओ, मयार ही जो है टिकटॉक पे ले आओ, तो फिर बेटे आपके तो और जो हैं वो ऑब्जेक्टिव वो हासिल नहीं हो सकते। कुछ और मैं एक बात, आखिरी बात मैं कहूंगा जी, फौज हमारी माँ है, रेड लाइन है, मैं कह देता हूं आपके शो में जी, मेरी रेड लाइन है फौज। लेकिन जो भी फौज का सिपा सालार आइन और सिविलियन सुपरमेसी को मानता है, मैं सलाम करता हूं, पाक फौज को सलाम, और हम पाक फौज को सलाम, पाक फौज को सलाम, और इट्स माय ऑनर टू से दैट, आई एम नॉट ashamed of that, agreed, आई एम ऑनर्ड टू से दैट। सर, जंगबंदी की तरफ आ जाते हैं, पूछ लेते हैं 6 सितंबर का दिन, 6 सितंबर की जंगबंदी 1965 की किस तरह से हुई, क्या आप तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची? जो आम आवाम थे उस वक्त, आपने बताया आप बहुत छोटे थे, आप अपने घर वालों के साथ थे, स्कूल्स में अनाउंसमेंट हुई जब आप थे तो आपको बताया गया, आप घर चले गए, एक जज्बा था, पूरी कौम मुत्तहिद हमने थी। वो जज्बा सड़कों पे देखा। हमने, मेरे और मेरे सारे साथी, वो मुख्तलिफ स्कूलों के थे, कोई सेंट एंथनी का था, कोई कैथीड्रल का था, कोई एचएसएन का था, और सब घरों से आप लोग निकल रहे थे बगैर किसी डर और कोई ना खौफ कोई के चीज लेके हम मारे जाएंगे, सड़क पे खड़े होते थे और हम फौजियों को गिफ्ट्स देते थे और उनका हौसला बढ़ाते थे, और रेडियो के साथ हमारे कान लगे होते थे। टीवी तो नया नया आया था, कुछ कई घरों में नहीं था, कुछ घरों में था, तो ज़्यादातर जो था वो बहुत ही जज्बा जो था वो शदीद था, और फ़ौज की सपोर्ट के लिए और भारत को शिकस्त देने के लिए। इसमें माएँ भी शामिल थीं, बहनें भी शामिल थीं, तमाम गर्ल्स कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे वो भी, लड़कियां जो थीं वो रुमाल बना बना कर इसी तरह वो फ़ौजियों को दे रही थीं। लोगों ने सिविल डिफेंस का जो तमाम ट्रेनिंग एकदम शुरू हुई और मोर्चे खोदे गए घरों के पास कि अगर बॉम्बिंग करते हैं इंडियंस तो आपने कैसे सेफ तो आपने कैसे अपने आप को बचाना है। और वो हर कॉलोनी में, हर हाउसिंग सोसाइटी में वो L टाइप एंड Z टाइप ट्रेंचेस बनाई गई, और हम लोग जब सायरन होता था तो हम उन ट्रेंचेस में चले जाते थे। और रात को ये था कि सबूटियर्स आ सकते हैं, तो हर घर में जो भी हथियार था वो लोड करके तैयार करके सब खिड़कियों में बैठे होते थे। मैं भी बैठा होता था अपनी .22 गन के साथ या फादर की वो 12 बोर के साथ। एक जज्बा था जंग में शामिल होने के लिए, और ये जो स्पिरिट थी, ये मैंने आपको बताया कि हमारी जनरेशन में तो हर कोई फ़ौज में जाना चाहता था, और वो फ़ौज में मिलिट्री सर्विस को बहुत ऑनरेबल समझा जाता था। लेकिन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उस जज्बे को भुला चुके हैं, और अब हमारे आइडियल्स कुछ और हैं, और अब हमें तरबियत में कुछ कमी रह गई ना, तो लोगों ने मियाँ वाली एयरबेस की दीवार गिराई। कुछ उनकी तरबियत में कमी थी ना, कुछ तरबियत में कमी थी जिन्होंने कर्नल शेर और MM आलम की जो यादगारें थीं उनको जलाया और उनको तोड़ दिया। तो ये कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं।
जिनकी मैंने आपको बातें सुनाई कर्नल नासिर की और उनके साथ जिन्होंने चिविंडा के महाज पे भारत को शिकस्त दी, छम जोड़ियाँ पे हमला किया, छम जोड़ियाँ पे हमला किया और वो इस वेलोसिटी से हमला जा रहा था अखनूर की तरफ कि अगर पाकिस्तान के अंदर वो उस वक़्त गुमगू की या तजब्ज़ब का सूरत हाल न बनती हमारे सीनियर कमांडर्स में अयूब खान के जहन में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो हमला रोक दिया गया। और सर जब घेमकरन कब चेंज ऑफ कमांड की गई, लड़ाई किस तरह से और उसके चेंज ऑफ कमांड की गई और उस वक्त उस महाज पर हिंदुस्तान की बौखलाहट का ये आलम था कि प्रोफेसर रशीद जो हैं वो मिलिट्री कॉलेज के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ये जो राहील के बड़े भाई शबीर शरीफ, ये सेकंड लेफ्टिनेंट था, लेफ्टिनेंट था, इसको इसके हवलदारों ने कुछ बताया कि जी वहाँ पे कोई इंडियन आर्टिलरी की 6-7 गन्स खड़ी हैं, 2-3 गाड़ियाँ हैं, उनको हमने घेर लिया है, लेकिन हम उनको कह रहे हैं हथियार डाल दो। तो शब्बीर शरीफ आया अपने 2IC के पास, मैं कहा सर उधर इंडियंस की कुछ तोपें खड़ी हैं तो मैं ले आऊँ जाके। तो मेजर ने कहा कि तुम्हारा दिमाग सही है, तुम अपनी लाइन से बाहर नहीं निकलोगे, जाओ जाके अपना काम करो, जो डिफेंसिव पोजीशन तुम्हें दी हुई है उसको मैनेज करो। वो सल्यूट करके चला गया और थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा मेजर साहब ने कि शब्बीर शरीफ 2.5 टन गाड़ी ट्रक, बड़ा ट्रक चला रहा है, साथ एक इंडियन हवलदार बड़ी मायूस शक्ल बना के बैठा हुआ है और पीछे इंडियन आर्मी की तोप लगी है। तो वो 6 तोपें पकड़ के ले आए और वो आज तक पाकिस्तान आर्मी के पास हैं और उसकी 2 गाड़ियाँ भी आ गईं और कोई मेरा ख्याल है 60-70 उनके जंगी कैदी भी पकड़ लिए। आपने ये पूछा कि ये जो 65 की वॉर जब खत्म हुई तो बड़ी मायूसी थी हमें भी। अच्छा। देखिए मैं आपको हमें नहीं अखनूर नहीं लेने दिया गया, मैं आपका जंगबंदी हो गई, जब जंगबंदी होगी क्यों हुई मैं आपको ये भी बता दूं। क्योंकि हमारे पास जो असला था वो जो 15-16 दिन के बाद उसका जो लेवल था कम हो गया और फिर इसी तरह तेल हमारा बाहर से आता है वो बंद हो गया और जो है वो भी ख़त्म हो गया। और मैं आपको ये बता दूं कि ये एस्पेक्ट जो यहाँ पे मेन स्ट्रीम पंजाब में लोग रहते हैं उनको पता नहीं कि समंदर आंख हो चल पहाड़ हो जाए। आप देखिए कि अहमद सिकारनो हमारे ताल्लुकात इंटरनेशनल किस लेवल के थे कि अहमद सिकारनो ने अपनी मिसाइल बोट ईस्ट पाकिस्तान हमारे हद मदद को भेजी और इधर सबमरीन भेजी। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने जो पाकिस्तान की तबाही की है, आप हमारे उस्ताद, हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारा मीडिया बजाय अपने बच्चों की किरदार बनाए किरदार कुशी कर रहा है। किरदार कुशी हुई है तो ये वाकया अब मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 65 देखो बेटे, कोई भी जंग, कोई भी घर का महाज हो, उसमें कोई ना कोई एक बैरियर होता है जी। और क्या अमेरिका की फौज नहीं है, क्या रशिया ने फौज बंद कर दी है, क्या ये फ्रांस की नहीं है? ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आप ये जरूर मैं एक जो सर, लेकिन ब्रेक के बाद जी, ब्रेक के बाद ब्रेक से वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू इस टाइम जारी है हमारी 6 सितंबर के हवाले से 1965 की जंग। हमने सीखा क्या बहैसियत कौम, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जावेद इकबाल साहब? देखिए, सबसे बड़ी बात सीखने की है बेटे कि वो कौमों के जब नेशनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, हमारे एक ऑब्जेक्टिव को जब छोड़ दें तो फिर वो नेशन जो बिखर जाती है। बेशक। तो हमारे चाहे अच्छे लीडर हों चाहे बुरे लीडर हों, लेकिन अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर कायम रहें तो फिर ठीक है। अगर अयूब खान साहब की जो कदावर पर्सनैलिटी थी कि अयूब खान की तकरीर ने, ब्रिगेडियर साहब आप तो सड़कों पे होंगे ना, मैं तो उस वक्त यूनिटों में था, अयूब खान की तकरीर ने हमें एक वर्ल्ड। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी? जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ मुखासमत जो पैदा होती है वो एक बहुत ख़तरनाक अंसर है। फ़ौज का जो जज्बा है यही आपको जंग जिताता है और 65 में यही हुआ। आप जज्बे की वजह से जंग जीत गए और जज्बा इस कदर शदीद था कि अजीज़ भट्टी को कहा गया कि भाई तुमने अपना काम कर लिया,
सीओ ने कहा, कमांडिंग अफसर ने, कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुमने अपनी लड़ाई लड़ ली, हमने तुम्हें 8 घंटे के लिए दुश्मन को रोकने को कहा था, आज 7 दिन हो गए हैं, तो तुम वापस आ जाओ। तो उसने कहा कि नहीं सर, मैं अब वापस आके क्या करूँगा, तो मुझे यहीं रहने दें, और शहीद हो गए। ये जो जज्बा था, इस जज्बे को कायम रहना चाहिए, इस जज्बे को जला मिलनी चाहिए, और ये जज्बा जो है ये पूरी कौम में होना चाहिए। जो मैंने पहले बात की कि जिन्होंने ये जलाए कौमी निशान और फ़ौजी निशान, उनकी तरबियत में कुछ कमी तो रह गई थी ना, उनके अंदर ये जज्बा नहीं था ना फ़ौज के लिए हमदर्दी का और फ़ौज के साथ यकजहती का, जिन्होंने ये काम किया। ये हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि हमें उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए जब हम खुद बैलेंस हो जाएं। हमें इस वक्त माशी तौर पर हमारी मईशत दिगरगूं है, मईशत को ठीक कर लें, लेकिन अपना मेंटल एटीट्यूड तो, अपना फोकस तो इस बात पे रखें ना कि कश्मीर हमें भारत प्लेट में रख के नहीं देगा। हमने दे दी चीज़ें प्लेट में रख के, भारत ने नहीं दिया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। पाकिस्तान ने मजबूरन 3 जंगें भी की, कारगिल की जंग भी बुनियादी तौर पे इसी बेचैनी की वजह से हुई ना, कि हमें नज़र आता है कि भारत जो है ये बिल्कुल किसी तरीके से 5 नहीं करवाएगा। 5 अगस्त को मोदी ने लद्दाख को इंडियन यूनियन का हिस्सा बना लिया। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा मेंटल फोकस जो है वो, उसमें कुछ गड़बड़ है। हमें अपना नज़रिया कम से कम कश्मीर के बारे में सीधा करना चाहिए। हम कहते हैं कि पुरअमन तौर पर हल हो जाए तो बहुत अच्छा है, हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल चाहते हैं, लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर एक दिन हमें भी ये हक होना चाहिए कि हम वो करें जो भारत ने हमारे साथ ईस्ट पाकिस्तान में किया, या अबेंडन करें या फिर नजरिया पाकिस्तान को छोड़ दें। हिम्मत करो ना, तुम भी इंटेलेक्चुअल हो, अगर आप उसको अचीव नहीं कर सकते तो छोड़ दो। बिल्कुल ठीक। इसी के साथ जावेद इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब लियाकत तुर साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, टैलेंट न्यूज़ में आने के लिए। इसके साथ ही मुझे सना कहमान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।